गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहेंगे न्यूज़ मॉर्निंग में। और प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले बेनज़ीर साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए मैं करूँगी। बेनज़ीर भुट्टो एक लेजेंडरी ख़ातून थी, एक जिसे कहना चाहिए कि जब वो हयात थी तब भी वो एक लिविंग लेजेंड थी, और जब उन्हें शहीद कर दिया गया 2007 में तो उसके बाद भी वो एक जो है वो मरते दम तक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तारीख में एक लेजेंड के तौर पर याद की जाती हैं। अच्छा, बेनज़ीर साहिबा जो थी वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, इस्लामी दुनिया की पहली अगर कोई ख़ातून प्राइम मिनिस्टर बनी है, एक ख़ातून जो इतने बड़े अथॉरिटेटिव डेजिग्नेशन पर आई है, जिसने पूरे मुल्क में हुक्मरानी की है, उसका भी क्रेडिट जो है वो बेनज़ीर साहिबा को जाता है। और 35 साल की उम्र में जो है वो बेनज़ीर साहिबा वो फ़र्स्ट फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। आपको उनकी कुछ यादगार तस्वीर के हवाले से एक हमने स्पेशल नेट तैयार किया, आपको वो दिखाते हैं। बेनज़ीर साहिबा, इनको किस अल्फाज में ट्रिब्यूट पेश करें। मतलब ऐसी बाहिम्मत ख़ातून, आप अगर इन पर जो रिसर्च वर्क किया गया है वो देखिए। ऑक्सफर्ड से पढ़ी हुई, जिनके वालिद को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिनके दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे लेकर बढ़ी। और पूरी दुनिया जब वो जिला वतनी कट के वापस आई थी तो ऐसी जगह लाहौर के अंदर जैसा उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया था, जो लाहौर के रहने वाले हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि एयरपोर्ट से लेके दाता दरबार मॉल रोड तक तमाम सड़कें बंद थीं, सिर्फ बेनज़ीर को वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, वो बाहर आए थे। और फिर अगर आप देखें कि इन पर, जैसे मैं रिसर्च वर्क की बात कर रही थी, जो गोरे हैं फॉरेनर्स, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में बेनज़ीर साहिबा को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से एक ख़ातून आगे बढ़ी। और एट द एज ऑफ 35 शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, जो कि 57 मुस्लिम ममालिक है उनमें से कोई पहली ख़ातून इस तरीके से आगे बढ़ी और प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर आई। तो उनको एक रोल मॉडल के तौर पर वेस्टर्न वुमेन भी देखती हैं, वेस्टर्न ख़वातीन भी बेनज़ीर साहिबा के नाम से जानती हैं, वो उनको एज आ रोल मॉडल लेती हैं, वो इनकी लेगेसी से ख़ुद जो है वो मोटिवेट होती हैं। तो इसके आप ये देखिए कि जब वापस आई, जब इनको कहा गया कि आपकी जान को ख़तरा है, बेनज़ीर साहिबा को बताया गया, ब्रीफिंग दी गई है कि आप मत वापस आएँ, आपकी जान को ख़तरा है, और अगर आप वापस आ भी रही हैं तो अवाम में निकल कर जल से जुलूस ना करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा अवाम से ताल्लुक़ है, मैंने अवाम के मसले हल करने हैं और मैं ख़ुद को अवाम से किनारा कशी इख्तियार कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। तो इसके बावजूद बेनज़ीर साहिबा बाहर निकली, अवाम के दरमियान निकली, और फिर रावलपिंडी लियाकत बाग में बेनज़ीर साहिबा ने शहादत नोश की, जाम शहादत नोश की, शहीद कर दिया गया। और उसके बाद इंतहाई गम व गुस्सा था, लोगों के अंदर भी इंतहाई गम व गुस्सा था, और बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीश की लहर दौड़ गई। इलेक्शंस को थोड़ा सा डिले किया गया, लेकिन फिर भी इलेक्शंस हो गए, और उसके बाद जो जरदारी साहब थे वो सदर बने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आई। लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी वो बेनज़ीर साहिबा की लेगेसी को अब आगे लेकर बढ़ रही हैं, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी हैं वो। और अभी जो है वो आज आपको पाकिस्तान में, बैरून मुल्क, हर जगह पर जो है वो बेनज़ीर साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। और उसके अलावा जो है मुल्क भर में तमाम सियासी हलकों की जानिब से जो है वो बेनज़ीर साहिबा को एक दबंग लीडर के तौर पर कहा जा रहा है कि वो एक दबंग लीडर थी, डरने वाली नहीं थी। डिक्टेटरशिप के आगे उन्होंने हार नहीं मानी, और फिर उनके नाकदीन उनके साथ कैसे भी पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन एंड उन्होंने हार नहीं मानी, और वो डिटर्मिन रही आवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए। जो लेगेसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की थी, वही लेगेसी लेकर बेनज़ीर साहिबा आगे बढ़ी, और बेनज़ीर साहिबा भी जाम शहादत नोश किया।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वैसे फांसी लगा दी गई, और अब उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो एक इस तरीके का ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका ट्रिब्यूट जाता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो क्रेडिट में जाती हैं। और 16वीं बरसी है बेनज़ीर साहिबा की आज 27 दिसंबर को जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया था, और उसके हवाले से जो मुल्क भर में तकरीबात भी होंगी, और उनको जो है वो मुख्तलिफ़ सियासी हलकों की जानिब से उनके जो नाकदीन हैं, उनके मुखालिफिन भी हैं, वो एटलीस्ट बेनज़ीर साहिबा की जिस कदर वो एक करैक्टरफुल ख़ातून थी और जिस तरीके से वो आवाम में निकलती थी, चैलेंज करती थी इस सिस्टम को, तो ये उनके नाकदीन भी मानते हैं कि वो एक बहादुर और निडर लीडर थी। खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम दूसरे टेस्ट मैच की बात करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा है। मेलबर्न के अंदर ये दूसरा टेस्ट मैच है। अच्छा, इसमें हमने चेंजेस आपको बताए थे कल के मैच में भी। वैसे तो ये है कि पाकिस्तानी टीम ने कमबैक तो बहुत अच्छा किया है। 318 पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम टेस्ट मैच में आउट हो गई है। हमारे दो जो बेस्ट जो नए प्लेयर्स थे जिन्होंने डेब्यू किया था वो तो इंजर्ड हो गए हैं बॉलर्स। अब उनके अल्टरनेटिव पे हसन अली को भी खिलाया गया था। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान को जगह बनाई गई थी और सरफराज को आउट कर दिया गया था। जो नेक्स्ट मैच था, ये सेकंड मैच जो हो रहा है, पहले मैच में रिजवान को जो है वो रेस्ट दी गई थी और उनकी जगह पर जो है वो सरफराज को खिलवाया गया था। लेकिन अब दूसरे मैच में एटलीस्ट कुछ चेंजेस हुई हैं, कुछ खुशगवार चेंजेस भी हुई हैं। एटलीस्ट चेंजेस करने से, टीम कॉम्बिनेशन बेहतर करने से हुआ ये है कि 318 पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है वो आउट हो गई है, एंड दैट इज़ रियली गुड। हम लोग जो पहले बात कर रहे थे ना कि हमारी टीम में जो सिंक नहीं हो रही है, एक टीम बनकर खेल नहीं रही है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो क्रिकेट में फील्डिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, आपको ना सिंक होती टीम नज़र नहीं आ रही। और प्लस ऑस्ट्रेलिया की जो वेदर कंडीशंस हैं वो काफ़ी इंटायरली डिफरेंट हैं, वहाँ के पिचेस इतने डिफरेंट हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को बड़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन दूसरे टेस्ट में जो कि मेलबर्न में खेला जा रहा है, इसमें पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उन्होंने कमाल ही महारत दिखाई है, और उसके बाद उसके साथ साथ फील्डिंग्स में भी जो वहाँ पर फील्डर्स मौजूद थे उनको भी क्रेडिट जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है वो 318 रन बनाकर आउट हो गई है। पहले सेशन में जो फर्स्ट सेशन था उसमें 7 खिलाड़ी पहले पवेलियन पहुंच चुके थे। आमिर जमान ने 3, जबकि शाहीन आफरीदी, मीर हमजा और हसन अली ने 2-2 बैटर्स को आउट किया है, जबकि सलमान अली आगा ने 1 विकेट हासिल की है। और दूसरे रोज़ के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 318 रन बनाकर आउट हो गई थी। और ऑस्ट्रेलिया के अब ये जो दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई है उसमें 3 विकेटों पर 187 स्कोर किए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मेलबर्न में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच था, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था, जो कि बड़ा अच्छा उनके लिए साबित हुआ है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तानी बैटर्स कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बॉलर्स ने तो अपना कमाल दिखा दिया ना। क्या कमाल की बॉलिंग की है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसको आमिर जमाल को। आमिर जमाल ने जो है वो 3 खिलाड़ी आउट किए हैं और हसन अली ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए हैं। शाहीन आफरीदी, अच्छा शाहीन आफरीदी ना बहुत टाइम से ऐसा था, हम देख रहे थे कि वो आउट ऑफ फॉर्म आ रहे थे। वो वर्ल्ड कप में भी उस तरीके से जो एज अ फास्ट बॉलर उनकी पिच थी ना, वो उस तरीके से गेंद फेंक नहीं रहे थे। आई होप सो कि अब वो कम बैक करें वापस, क्योंकि आगे आपका PSL सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलनी है, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी जब आपको मिली है तो इसका मतलब है कि आपने अपने होम ग्राउंड में तो ख़ुद को एक अच्छा जो प्लेयर है या अच्छा बॉलर है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि होम ग्राउंड है, आप वहाँ पर खेल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनली बड़ा ज़्यादा एक्सपोजर होगा, तमाम पूरी दुनिया का ICC का जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनका फोकस्ड होगा पाकिस्तान के ऊपर। तो अगर पाकिस्तानी टीम ने अच्छा मैच नहीं ना खेला तो फिर मीडिया के अंदर भी ना बहुत बुरे तरीके से बैशिंग होती है कि अपने ही होम ग्राउंड में, अपने ही होम क्राउड के दरमियान पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। तो इन बातों से बचने के लिए ना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो बॉलर, जो बैटर हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करें। तो अब देखना यह है कि अब ये जो अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारी न्यूजीलैंड के साथ भी इनिंग स्टार्ट है। न्यूजीलैंड के लिए जो कौमी स्क्वाड होगा उसका तो ऐलान कर दिया है। जो नेशनल टीम प्लेइंग में खेलने जाएगी
उसका तो ऐलान कर दिया है। उसमें भी बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि 2 मैचेस में बाबर आज़म को खिलवाया जाएगा और रिजवान को, जबकि 2 मैचेस में उन्हें थोड़ा रिलैक्स दिया जाएगा रिजवान को भी, कि वो थोड़ा, और जो नए यंग टैलेंट होगा उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए मौका मिलेगा कि वो आए और न्यूजीलैंड के साथ खेले। अच्छा, न्यूजीलैंड भी अब पहले वाली टीम नहीं है जो कि पहले आते थे, जैसे हल्की फुल्की टीम है। न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा है प्रॉपर एक अच्छी बैटिंग लाइन के साथ उतरती है और बड़ा अच्छा खेलती है। उसने अपना इंटायरली जो क्रिकेट है उस पर फोकस किया है और बड़ा अच्छा, दुनिया की अब बेस्ट बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम में आपको मिलेंगे। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी ये है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो बड़ा शानदार तरीके से कम बैक करें, अच्छे तरीके से खेलें, ना सिर्फ अंदर इन हाउस भी, बल्कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, बाहर जाकर भी एक्सपेरिमेंट करें। इसके अलावा आपकी मैनेजिंग कमेटी है, सब लोग मौजूद हैं, वो अच्छे जो है वो अच्छे तरीके से अच्छा अगर खेलेंगे, अच्छा खेलने की वजह से ये होगा कि एक तो पाकिस्तान का नाम बनेगा, दूसरा आईसीसी में टेस्ट रैंकिंग में आपके नंबर जो है वो बेहतर होंगे। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी रैंकिंग के साथ साथ टीम का जो सिंक होना है और टीम जो कॉम्बिनेशन है उसका इकट्ठे होकर खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बाबर और रिजवान की जोड़ी क्यों इतनी हिट मानी जाती है? क्योंकि वो दोनों एक टीम बनकर खेलते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं खेलते। कोई एक जितना विकेट रोक कर खड़ा होता है और दूसरा हार्ड हिटिंग कर रहा होता है, और अगर एक जितना हार्ड हिटिंग कर रहा है तो और ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा प्लेयर है वो उसको पूरा मौका देता है, पूरा सपोर्ट करता है। तो ये होती है एज अ टीम बनकर खेलना। तो बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम भी ना हमारी एक टीम बनकर खेले, सिंक होकर खेले, तो फिर उसके बाद हम अच्छा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, न्यूजीलैंड के साथ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये बैक टू बैक सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, फिर उसके बाद पीएसएल हमारा सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। नईमुल हक साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नईम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा, मेलबर्न के अंदर जो दूसरा टेस्ट मैच है, दूसरे टेस्ट मैच में तो लग रहा है पाकिस्तानी टीम ने कमबैक किया है। जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह से हमारे बॉलर्स ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इवन जितने भी हमारे तेज बॉलर खेले आज, मीर हमजा, हसन अली, आमिर जमाल और शाहिन शाह अफरीदी, स्पेशली शाहिन शाह अफरीदी का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने गेंदें तो बहुत अच्छी की, लेकिन उनकी थोड़ी लक ख़राब थी। मीर हमजा की भी लक थोड़ी ख़राब थी, लेकिन हम लोगों ने उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया 300 कुछ रन पे, और अभी हमारे 68 पे शायद एक आउट है। तो हमने बहुत अच्छा कमबैक किया। उम्मीद है कि हम इसको फिनिश भी अच्छा करेंगे। अच्छा, ये कमबैक तो अच्छा किया है, लेकिन आप ये देखिए कि आमिर जमाल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, 3 विकेट हासिल की हैं। अच्छा, हमारे जो यंग टैलेंट है वो दे आर प्रूविंग देमसेल्फ के वो किसी से कम नहीं है, बहुत बेहतर है। इवन दो कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे भी बेहतर है। आमिर जमाल ने शाहीन से और हसन अली से भी ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। बिल्कुल, उन्होंने पहले मैच में भी 6 आउट किए थे और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 1 आउट किया था। ये आमिर जमाल बीच में पाकिस्तान से T20 खेले थे और एक मैच जितवाया भी था अगेंस्ट इंग्लैंड। एकदम इनको गायब कर दिया था। फिर खुर्रम शहजाद, हम अनलकी रहे कि वो भी एक बड़ा अच्छा टैलेंट था, हाईएस्ट विकेट टेकर है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको भी लेके गए थे। वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया। तो अब आमिर जमाल तो आउटस्टैंडिंग गेंदें कर रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग गेंदें कर रहा है। शाहिन शाह अफरीदी तो इस मैच में तो लगा कि शाहिन शाह अफरीदी खेलना है, पिछले मैच में तो लग ही नहीं रहा था कि शाहिन शाह अफरीदी खेलना है। इस मैच में उन्होंने थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस की है, लेकिन एज ए मेन बॉलर उनका हक, उनका ये राइट और उनको मतलब करना चाहिए कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि वो कप्तान भी बन गए T20 के, तो उन्हें फ्रंट से लीड करना चाहिए। आज उन्होंने 2 आउट किए, कुछ बेहतर गेंदें की हैं, कुछ स्पीड भी उनकी थोड़ी भी बहुत कुछ बेहतर नज़र आई है। वैसी स्पीड नहीं नज़र आई जो उनकी कोई 1 आध साल पहले थी। 140 प्लस 150 प्लस अभी कर रहे थे 4-5 महीने पहले तक। या तो 100% फिट नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर बॉलिंग की उन्होंने आज। मतलब कमबैक तो अच्छा किया अपनी तरफ से, तो उन्होंने सबने ही अच्छा खेल देने की कोशिश की है। अब हमारे जो बैटर्स हैं उन पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि बॉलर्स ने तो इज्जत बचा ली, अब बाकी तो अब बैटर्स पर काम बनता है कि वो कुछ अच्छा परफॉर्म करें। देखें, अब्दुल्ला शफीक इस वक्त बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। अब शान मसूद आया है, शान मसूद थोड़ा जल्दी कर रहा है। एज ए कैप्टन उसको भी लीडिंग फ्रॉम फ्रंट करना चाहिए। 20 या 30 रन से कोई काम नहीं चलेगा। बाबर आजम हमारे मेन प्लेयर हैं, नंबर 1 बैट्समैन है दुनिया का,
इस वक्त वर्ल्ड ओडीआई में तो नंबर 1 है, टेस्ट मैच में भी उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो हमें हमारा किसी एक या दो प्लेयर्स को कैरी करना पड़ेगा 80 प्लस, या किसी एक को लंबे रन्स करने पड़ेंगे, 100 करने पड़ेंगे। और अब हमने क्योंकि 300 कुछ उनको आउट किया है, तो एटलीस्ट हम उनके करीब पहुंचे, और अगर हम उसके करीब पहुंच जाते हैं और हम 50 या 60 रन की लीड ले लेते हैं, तो हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। अब ये सारा डिपेंड करता है, 3-4 बैट्समैन हमारे जो हैं उनको 50 प्लस में रन्स करने चाहिए। कोई एक बैट्समैन अगर 100 कर दे और उसके साथ 2-3 लड़के चिप इन करें 40-50 40-50, तो हम 300 तक पहुंच जाएंगे। अभी तक ये दोनों बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक। होप फॉर द बेटर। हम बेस्ट के लिए तो होप कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो वैसे टीम है हमें उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि शान जो है वो पहली बार एज अ कैप्टन, टेस्ट कैप्टन इस तरह से सीरीज़ में उतर रहे हैं टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। तो शान के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी पूरी टीम, आपको लगता है कि एज अ कैप्टन उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, इस वजह से बेहतरी आई है? अदरवाइज ग्रुपिंग का शिकार थी हमारी टीम। ऑब्वियसली बाबर आजम हिमसेल्फ वाज द कैप्टन, अब उन्हें किसी दूसरे कैप्टन के अंदर काम करना पड़ा है या प्ले करना पड़ा है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी एक पावर पॉलिटिक्स भी होती है जो टीम के अंदर चल रही होती है। इसको प्लेयर पावर कहते हैं। जब बाबर आजम कप्तान थे तो उस वक्त प्लेयर पावर्स थी, 3 या 4 लड़के थे, उसमें रिजवान, बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी और शादाब खान, ये 4 लड़के थे, यही टीम बनाते थे। और यही समझ लें यही सिलेक्टर का भी काम कर रहे थे, यही टीम बना रहे थे। थोड़ा बहुत इनकी आपस में दोस्तियां भी अच्छी हैं, क्योंकि हम उमर हैं सब, हसन अली भी उसमें शामिल थे। तो उसमें बहुत एक तरह से प्लेयर पावर थी, इजारादारी थी। उसको आप ये भी कह सकती हैं कि थोड़ी फ्रेंडशिप भी उसमें चल रही थी, जिनका उनको अपना वो होता था वो ले आते थे। अब शान मसूद आया, क्योंकि बाबर आजम को एज ए कैप्टन तो आपने हटा दिया, अब तो कोई चॉइस है नहीं ना, तो उसको पाकिस्तान से तो खेलना ही है, चाहे वो T20 हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। मेरे हिसाब से शान मसूद इज़ नॉट अ बैड चॉइस। अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, कप्तानी का भी उसे तजर्बा है, यॉर्कशायर में भी कप्तानी कर चुका है, PSL में भी कप्तानी की है उसने। तो उम्मीद तो बहुत अच्छी है, और आज उसने बहुत अच्छी कप्तानी भी की, बड़ी अच्छी चेंजेस भी किए। हमारी थोड़ा फील्डिंग में 1-2 लैप्सेस हुए हैं, बाकी हमारी टीम ने आज बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। टीम कॉम्बिनेशंस के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, टीम कॉम्बिनेशंस क्या ठीक है? बैटिंग ऑर्डर ठीक है पहले मैच की निस्बत दूसरे ये मेलबर्न मैच में? बैटिंग ऑर्डर तो एक ही चेंज हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल सरफराज की जगह रिजवान आ गए। मेरे हिसाब से तो रिजवान बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। लेकिन किसी मैच में, एक मैच के बाद अगर आप सरफराज को ड्रॉप कर देंगे और फिर उसको ये भी कहें कि हम उसको आराम करा रहे हैं, तो आई मीन दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आप किसी को एक मैच के बाद इस तरह नहीं बिठाते। लास्ट सीरीज में वो मैन ऑफ द सीरीज था, डोमेस्टिक भी बहुत अच्छा खेल के आया, और उस पर आप कह रहे हो कि वो उसने एक स्टंप, वो स्टंप नहीं था, उसके सीने पे बॉल लगी थी। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बाउंसी विकेट्स होता है, तो इतना इजी नहीं होता विकेट कीपिंग करना। सबसे बड़ी बात आज देख लें आप, हमने 52 एक्स्ट्रा रन दिए हैं, तो हमने उनको 300 कुछ पे आउट किया, तो 52 तो हमने अपनी तरफ से दिए उन्हें। उसमें हमारे 15-20 बाई के या 15-20 लेग बाई के रन है। तो बस एक ही चेंज हुई है, 280 में खत्म कर दिया हुआ था 318 रन्स पे, तो अभी हमने उन्हें वाइंड अप किया, वो वाइंड अप किया, तो उसमें 52 हमने अपने पास से दिए हैं। उसमें 9 बॉल, बाइज, लेग बाइज, ये सारी उसमें शामिल है। तो हमने ये तो एक ये बहुत बड़ी रन होते हैं 52, एक बैट्समैन करता है 52, तो हमने 52 तो उनको एक्स्ट्रा रन दे दिए, उसमें वाइड बॉल्स 22 के रन, लेग्स 22 के रन। तो बस मैं कहना ये चाह रहा था कि क्राइटेरिया एक रखना चाहिए, जैसे रिजवान पिछले 10 इनिंग में कुछ नहीं कर सका था, तो लेकिन रिजवान स्टिल खेल रहा था। आपने सरफराज को एक मैच के बाद, 2 इनिंग के बाद एकदम ड्रॉप कर दिया, तो ये जाती है। हमारी बेस्ट विशेस हैं रिजवान के लिए, अल्लाह करे कि वो स्कोर करे, लेकिन क्राइटेरिया सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो रिजवान हो या सरफराज हो। बिल्कुल ठीक है, क्राइटेरिया एक होना चाहिए, चाहे वो रिजवान है या सरफराज है। अच्छा, अभी आप देखिए मोहम्मद हफीज़, वही सब कुछ ऑल इन ऑल आई थिंक डिसीजन पावर में वही हैं, और वही अब चीफ सेलेक्टर भी हैं, और 2-3 और पीसीबी के अंदर जो डेजिग्नेशन हैं उन पर काम कर रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि उनकी नज़र में जो उन्होंने ये अच्छा उनमें ऐसा हो रहा है कि अब ये नया टैलेंट और नए लड़कों को वापस लेकर आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की आगे जो सीरीज़ है उसमें भी जो यंग टैलेंट है उसको बीच में स्पेस दी जा रही है, तो ये अच्छा नहीं है? एक वो जो पावर प्लेइंग वाला कॉन्सेप्ट था और वो एक जो 3-4 लड़कों की इजारादारी थी, अब बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से जो अच्छा खेल पेश कर रहे हैं वो आगे जा रहे हैं। डोमेस्टिक के लड़कों को आप प्रेफर कर रहे हैं, डोमेस्टिक के लड़कों को आप ऑनर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप अभी अगर आप T20 की टीम देखेंगे तो उसमें 6 ओपनर हैं, 4 विकेट कीपर हैं। तो अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो उन 6 ओपनर्स को किस नंबर पे खिलाएंगे। अब उसमें साइम अयूब भी है, एक हसीबुल्ला भी है, आजम खान, चले आजम खान तो लोअर ऑर्डर बैटिंग करता है। लेकिन अब देखते हैं, आप इस तरह भी नहीं करें कि एकदम पूरी उलट पुलट कर दें। हाँ, 2-3 लड़कों को आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें से आप ट्राई कर लें। लेकिन अभी आपके पास 5 मैचों की सीरीज है, बात अच्छी बात है कि आप डोमेस्टिक के लड़कों को परफॉर्म जो भी कर रहा है उसको आप प्रेफरेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मतलब ऐसा ना करें कि आप पूरी नई टीम बना के भेज दें। 2-3 लड़कों की जगह बनती है, आगे पीछे पूरी टीम चेंज नहीं होती कभी भी। और अच्छा, ये हफीज इमामुल हक की परफॉर्मेंस पर नईम साहब क्या कहेंगे? वो तो थ्रू आउट कोई परफॉर्म नहीं कर रहे, आज भी कोई 10-12 रन बनाए। अगर आपने पहला मैच नहीं देखा तो उन्होंने पहले मैच में 62 किए थे, बहुत लंबा खेले थे। हाँ, दूसरी इनिंग में नहीं किए, आज भी जल्दी आउट हो गए। तो अब इमाम उल हक की जगह आप सैम अयूब को नेक्स्ट मैच में खिला सकती हैं, क्योंकि सैम अयूब वेरी टैलेंटेड। तो लेट्स सी कि शायद इसको चेंज कर दें। बाकी इमाम उल हक इतना बुरा प्लेयर नहीं है, फील्डर भी अच्छा है, बैट्समैन तो खैर वो है ही अच्छा। मुझे नहीं लगता कि इमाम उल हक की जगह अभी वो किसी और को चांस देंगे। आई थिंक इमाम थर्ड टेस्ट भी खेलेगा, नहीं खेलेगा तो फिर सैम अयूब आ जाएगा उसकी जगह। रिप्लेसमेंट के लिए हर वक्त कोई ना कोई तो होता ही है, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, नईमुल हक साहब मौजूद थे हमारे साथ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और यही बात है जो मेलबर्न के अंदर हमारा दूसरा टेस्ट मैच जारी है इस वक्त। आई रियली होप सो कि हमारे जो बैटर्स हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करें, जैसे हमारे बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और 318 रन्स पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को आउट कर दिया है। तो दैट इज़ रियली नेसेसरी कि हमारे जो बैटर्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तानियों को खुश होने का मौका मिले, अच्छा खेल देखने का मौका मिले। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब कुछ फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात करते हैं। गज़ा पट्टी पर रोज़ाना की बुनियाद पर बम्बार्डमेंट होती है, पता नहीं कितने मज़लूम फ़लस्तीनी हैं जो कि शहीद हो गए हैं, छोटे मासूम बच्चे वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब ना एक नॉर्मल की रूटीन की बातें लगती हैं। आई थिंक वेस्ट को भी, मुस्लिम कंट्रीज़ को तो पहले ही वैसे कोई इतना ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा था, मज़म्मती बयानात तो आ रहे थे, एहतजाज किए जा रहे थे, लेकिन दबाव डालने की जो शुरू में कोशिशें की जा रही थी ना, अब उस तरीके से आपको कोशिशें नज़र भी नहीं आ रही हैं। पहले ही नेशनल असम्बली के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो करारदाद थी वो वीटो कर दी गई थी और तमाम जो वेस्ट है जिसमें इंक्लूडिंग इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका, जो कि अपने आप को वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं, जो कि दुनिया में जो अमन व इंसाफ है उसके अलमबरदार कहते हैं, जो कि जितने भी ह्यूमैनिटेरियन रूल्स हैं जो कि इन्होंने सेट किए हैं, इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बनाई हैं, इन सब के बनाने वाले भी फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर बिल्कुल खामोश है। कोई जंगबंदी की तरफ आगे पेशरफ्त हो नहीं रही है। 100 से ज़ायद हमले मज़ीद किए गए हैं इसराइली फ़ौज की जानिब से और नेतन्याहू ने अभी 2 रोज़ पहले जब गज़ा पट्टी का दौरा किया तो उन्होंने कहा है कि इसराइली फोर्सेस यहाँ पर मौजूद रहेंगी, इनका जो अटैकिंग है इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा और अब हमास के साथ बातचीत नहीं की जाएगी बल्कि इनको ख़त्म किया जाएगा। जंगबंदी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है और इसराइली जो फोर्सेस हैं उनको कहा गया है कि आप मज़ीद इन पर अटैक करें। तो 240 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को फिर से ये 24 घंटों में, यानी कि एक दिन के अंदर 240 फ़लस्तीनियन जो कि फिर शहीद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो हेड क्वार्टर्स हैं जहाँ पर पनाह गज़ीन है, जहाँ पर उनको रखा जा रहा है, ये अरब मीडिया इनको रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर भी बम्बार्डमेंट की जा रही है और इसके अलावा जो जारहाना हमले किए जा रहे हैं उस पर हमास की जानिब से जो है वो जवाबी वार भी किए जा रहे हैं, जिनमें 2 फ़ौजियों के हलाक होने की तस्दीक भी हुई है और जो मवासलाती सिस्टम है
वो तो पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पर ना इंटरनेट है, वहाँ पर ना लाइट है, ना बिजली है, फ्यूलिंग सिस्टम नहीं है। तो तमाम जो इंटरनेट सर्विसेज और मवासलाती राब्ते हैं ना, वो मुअत्तल हो चुके हैं। इसके अलावा फ़लस्तीनी जो ख़ानदान है, 55 फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। इसराइली फोर्सेस ने तकरीबन मगरबी किनारे पर ही अटैक करते हुए 8 फ़लस्तीनी शहीद किए हैं, 55 जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए हैं, और बाकी जो है जो पनाह गज़ीनों के कैंप थे वहाँ पर हमले किए गए हैं, जिनमें सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। और तकरीबन बताया जा रहा है कि सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 240 लोग जो हैं फ़लस्तीनी वो शहीद हुए हैं। ये सिर्फ 24 घंटों का डेटा है। इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। दिल दुखता है कि आखिर ये अम के अलंबरदार कहाँ सोए हुए हैं। क्या इनको फ़लस्तीनियों पर होता जुल्म नज़र नहीं आ रहा? इसी पर बात करने के लिए मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ी गहरी नज़र है उनकी मिडल ईस्ट के इश्यूज़ पर। मंसूर जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, हम हमेशा आपको अपने प्रोग्राम में जब इनवाइट करते हैं तो हम चाहते हैं कि सही फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ऑडियंस तक बात पहुँचे कि इस वक्त इसराइली फोर्सेस की जानिब से किस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है फ़लस्तीनियों पर, और इंटरनेशनली इस चीज़ पर क्या अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको ना एक नॉर्मल रूटीन की बात हो गई है। जैसे कोरोना आया था ना, और डेली रूटीन में हम कहते थे कि इतने लोग जहाँ बहक हो गए हैं कोरोना की वजह से, बस प्रिकॉशनरी मेजर्स ले। तो यही फ़लस्तीनियों के लिए भी है कि बस वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले। प्रिकॉशनरी मेजर्स का ले, पनाह गज़ीन कैंप पर तो अटैक कर दिए जा रहे हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं और हम एक डेटा की तरह चला देते हैं। हालांकि ये इंसानी जानें हैं, एक हंसते बसते इंसान है जो कि घर उजड़ रहे हैं, बच्चे जो है यतीम और मस्कीन हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं थी कि इस वक्त जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है वो पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे जिन ममालिक की तरफ आपने अपने इंट्रो में इशारा किया, उनके लिए एक शर्म का मकाम है, एक अफसोस का मकाम है कि जिस तरीके से वो जानवरों और बेजान चीज़ों के हकूक़ के हवाले से दुनिया में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिंदा और जावेद बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग वो इसराइली बमबारी का निशाना बन रहे हैं। इस वक्त यकीनन आपने अपने इंटरव्यू में दुरुस्त इशारा किया है कि एक रूटीन का मैटर बन रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त यानी एक रद्द-ए-अमल की हमें डिफरेंट फेज देखने को मिल रही है। ख़ास तौर पे जो जंग के फैलाव के हवाले से बातें की जा रही थी, अब उसका हमें थोड़ा सा परताव नजर आ रहा है। बिलखुसूस हूसियों की तरफ से जो हमले किए गए हैं बहर अहमर में, रेड सी के अंदर मुख्तलिफ जो तजारती जहाज हैं और ख़ासतौर पे वो जहाज की जिनकी डेस्टिनेशन इसराइल थी, उसके बाद जब खित्ते में जंग को रोकने के हवाले से जंगी जो डिप्लोमेसी है, आज भी जो सुबह जो बाइडन और कतर के जो वज़ीर आज़म है उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इसी मामले में। इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ बॉटल और इस वक्त जो अमेरिका के अंदर राय आमा है वो जितने बड़े पैमाने पे इस वक्त इस जंग के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुकी है। अब उसके बाद आपने नोट किया होगा कि इस वक्त जो अमेरिका का पेश है सदारती इंतखाब है, उसके जो उम्मीदवार मुतवक्को उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और साथ साथ जो बाइडन, उन्होंने इस जंग को अपनी एक इंतखाबी कैंपेन के तौर पे लेना शुरू कर दिया है। एब्सोल्युटली। एवान ट्रंप का जो है, जो ट्रंप की बेटी जो है वो अपने शौहर नामदार जेरेड कुशनर के साथ जो है वो गजा की पट्टी का दौरा कर चुके हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जिस तरह गजा को फतह कर लिया है और हम ही इसको दोबारा जो है वो तबाह करने के हवाले से पुरअज़्म है। इसी तरीके से ट्रंप साहब जो है उनके जो बाइडन साहब जो है उनके बयानात और वो जिस अंदाज से खाम ठोक कर रहा है इसराइल की फौजी और सफारती और हर लिहाज की इमदाद कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे उनको ये उम्मीद और ये शायद इस तरह का तवक्को है कि वो अगले इंतखाब में शायद इस जंग के हवाले से कोई अपनी राय अम्मा बना सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो अमेरिका और ख़ुद बरतानिया के अंदर जो अवामी यानी जज्बात हैं वो इंतहाई मुश्तल हैं और लोग जो हैं इस जंग के हवाले से अपनी हुकूमतों पर सख्त तनकीद कर रहे हैं और यकीनन इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हमें जंग बंदी की सूरत में देखना है, लेकिन इस वक्त हमें वो थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रही। और उसके साथ साथ इसराइल की आप जिसे कहना चाहिए खत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि वो इस जंग के अंदर एक विन विन सिचुएशन के लिए
अब उनके पास दुनिया को दिखाने के लिए या अपने अवाम को दिखाने के लिए कोई कामयाबी नहीं है। वो किसी यरगमाली को जिंदा रहा नहीं करवा सके हैं। वो हमास का जो जिस अंदाज से वो क़यादत और खासतौर पे जो गजा की लीडरशिप है, याहिया सनवार, मोहम्मद अद्दैस, उनको तह तेग करने की बातें करते थे, लेकिन वो आज तक उन तक नहीं पहुंच सके हैं। इसलिए अब उनको अपनी खजानत मिटाने के लिए आए रोज वो गजा के अंदर और खासतौर पर उन इलाकों में दाखिले की जब कोशिश करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जिस अंदाज से मज़ाहमत के वहाँ जो प्रोजेक्ट के लोग हैं, वो जिस तरीके से अपने जिस्मों के साथ बम बांध के अपने हाथों में धमाका खेज मवाद उठा के उनके बहुत ही खौफनाक किस्म के जो मरकावा टैंक्स हैं उनको तबाह करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल है। शेख यासीन धमाकों के साथ अब ये एक जो गली गली की लड़ाई है और उसके अंदर पिछले 4 दिनों में जो इतलात मौसूल हुई हैं, तकरीबन 48 फौजी जिसमें उनके 2 कर्नल लेवल के ओहदेदार शामिल थे, वो इस वक्त जो है वो हलाक किए जा चुके हैं। असल में मंसूर जाफर साहब, जी आप मुकम्मल कर लीजिए। जो आज भी जो इतला है उसमें उनके एक आला फौजी अफसर समेत एक इसराइली फौजी जो है वो इस गजा की जो दो बदू लड़ाई है इसमें हलाक किए गए हैं। तो ये वो सिचुएशन है कि जिसका इस वक्त इसराइल को बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है। दूसरा ये कि है नहीं ना, उनके पास दे हैव नथिंग टू लूज, क्या कर सकते हैं। वैसे भी तो उनको किसी ना किसी ने जो सूरत हाल है उन्हें पता है कि कोई भी गोली आएगी, कोई भी बम्बार्डमेंट होगी तो वो चले जाएंगे, वो उन शहीद कर दिए जाएंगे। तो वो अब उनके अंदर ना ये है कि खुद तो जाना है, साथ में इनको भी लेके जाओ ताकि इन्हें पता तो चले। अब वो वाली कंडीशन उनके अंदर पैदा हो चुकी है। बाकी बचा क्या है उनके पास, ना उनके पास खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है, ना रात को सोने को कोई गरम नरम बिस्तर है, ना उनके पास जिस्म ढकने को कुछ है। कोई अगर बीमार हो जाता है या किसी को कोई ज़ख्मी हो जाता है तो ज़ख्मियों के पास इलाज करवाने के लिए कोई हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है। अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है। और मैं चाहूँगी कि आप इस पर भी रोशनी डालें कि जो फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं उनकी लाशों की बेहुरमती की जा रही है, उनके जो इंसानी अज़ा हैं वो गायब हैं, उनकी स्किन ऊपर से उतरी हुई है, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तो जो जिंदा लोग हैं उनकी हुर्मत का कोई ख्याल नहीं है, उनके हकूक़ का कोई ख्याल नहीं है। तो यहाँ पे जो मर्दगान हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी लाशों के साथ बेहुरमती जो है वो तो मैं समझता हूँ इस वक्त उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, दुनिया के हर मजहब में जो है वो कम से कम इस बात का ज़रूर एहतमाम किया जाता है कि इस दुनिया से रुखसत होने वाले को कम से कम वो अपने अकीदे और मजहब के मुताबिक जो है वो उसके डिस्पोजल करें। बाज़ लोग आग लगा रहे हैं, बाज़ लोग तदफीन कर रहे हैं। मुख्तलिफ रसूमात हैं जो अदा की जाती हैं उसको इज्जत और एहतराम के साथ इस दुनिया से रुखसत करने के लिए। लेकिन इस वक्त जो है वो मलबे के ढेर के नीचे जितने बड़े पैमाने पे लाशें वहाँ पे दबी हुई हैं और एक ताफुन का माहौल है और जिसके नतीजे में सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ दुनिया को इंसानी हकूक़ का दर्ज देने वाले खासतौर पे वो फलस्तीनी के जिनको अभी पिछले दिनों गजा से भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर जो है उनको बेलिबास करके इसराइल गिरफ्तार करके ले गया था। और इसराइल के और दुनिया के एहतजाज और बहुत ज़्यादा शोर शराबे के बाद जब उनको वहाँ से रिहा किया गया है तो वो वापस आने वाले फलस्तीनियों ने जो जुल्म की दास्तान बयान की है वो कम से कम इसराइल और अमेरिका के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे उनको मज़ाहमतकार करार दे के आम शहरियों को जिस अंदाज से हाँक कर वो इसराइली जेलों में ले गए और उनको इंतहाई शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको उरिया हालत में ही जो है यानी ये भी ख्याल नहीं किया कि इस बंदे की उम्र क्या है, इस बच्चे की उम्र क्या है। तमाम को तमाम इस ठंड के अंदर जो है वो बेलिबास करके अपने फौजी ट्रकों में डाल के जो वो ले गए हैं। तो जदीद दौर में मैं समझता हूँ हर तबका फिक्र के हकूक़ है और उसमें फलस्तीनी कैदियों के भी हकूक़ है। और इस मामले में आप देखिए एक मुआवजा अगर करना चाहे तो जिन लोगों को हमास ने अपने कब्जा से रिहा किया था इस डील के नतीजे में, उन लोगों को जो अभी हमें बयानात सुनने को मिल रहे हैं खवातीन के कि हमें उन्होंने मलकाओं की तरह रखा, हमें वो बमबारी से किस अंदाज से बचाते थे, हमें वो हमारे कहने के मुताबिक खाना, हमारी पसंद का खाना, हमें हर सहूलत उन्होंने फराहम की और अपनी जानों पे खेल के वो हमें महफूज मकामात पर मुंतकिल करते रहे ताकि इजरायली बमबारी से हम महफूज रह सके।
लेकिन उसके मुकाबले में जो इसराइल का रवैया है, जो फलस्तीनी कैदियों के साथ रवैया है, चाहे वो गजा से गिरफ्तार किए जाने वाले हालिया कैदी हों या ऑलरेडी उनकी जेलों में सड़ने वाले 8-9 हज़ार फलस्तीनी कैदी, उन तमाम के तमाम की जो हालत है, उनमें से रिहा होने वाला हर बंदा जो है वो इसराइली मजालिम की एक ऐसी दिलखराश दास्तान बयान करता हुआ दिखाई देता है कि आपको अंदाजा हो सकता है कि इस वक्त इसराइल इंतकाम के अंदर और अपनी खासतौर पे वो खजालत जो उसे 7 अक्टूबर को हमास के हमले की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ी है, उससे वो कितना ज्यादा खाइफ है कि वो हर हर ऐसा बंदा कि जो इस वक्त उन्हें लगता है कि ये किसी न किसी अंदाज से फलस्तीनी है और फलस्तीनियों का साथ देने के लिए तैयार और आमादा है, उसको वो इबरत का निशान बनाने के दरपे हैं। और यही मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया के लिए चैलेंज है कि जिस अंदाज से इंसानों को गाजर मूली की तरह काट के फेंका जा रहा है गजा के अंदर, आज अगर इंसानियत ने और ख़ासतौर पे इंसानियत का प्रचार करने वाले इन मुल्कों ने इस चीज़ पर तवज्जो ना दी, तो ये खित्ता जिसको वो समझते हैं कि लोगों से मिटाकर या ख़त्म करके वो कोई अमन का गहवारा बना लेंगे, तो माजी में 48 में होने वाला इसी नौयत का जो कत्लेआम था या उसके बाद होने वाली 73 की जंग हो या 67 की जंग हो, उसके बाद भी ये फलस्तीनी हिस्ट्री आपके पास है, ऑलरेडी है, हिस्ट्री लिखी हुई मौजूद है कि क्या क्या होता रहा और ये फलस्तीनी क्या कुछ बर्दाश्त करते रहे जो अमन का गहवारा और ये कर देंगे। ये कहावती बातें हैं और कहानियों में फैंटेसी वाली बातें हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब आपके वक्त के लिए, और अल्लाह ही हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो है वो आसानी पैदा फरमाए। हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ भी उनके साथ हैं। और ऑन दी अदर हैंड तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को अगर कहीं पर इन्फ्लुएंस डालना है तो फिर वो इजराइल पर और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन पर डालना है। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में हम पॉलिटिकल स्टोरी डिस्कस करेंगे। अच्छा, पॉलिटिकल स्टोरी में आप ये देखिए कि जो इलेक्शंस हैं वो तो 8 फरवरी 2024 को हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले कागजात नामजदगी जमा कराते हुए बड़ा ड्रामा सा हुआ है। और ऐसी कागजात नामजदगी पहले 2 दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से डेट को आगे बढ़ा भी गया था कि आप वसूल करवा ले कागजात नामजदगी के जो पेपर्स हैं वो लेने के लिए वो वसूल कर दिए गए हैं पेपर्स। अब इनकी स्क्रूटनी होगी, चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक फ़ाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दैट्स अ लीगल प्रोसीजर जो कि होता है हर इलेक्शन से पहले। लेकिन ये 2024 के इलेक्शंस में एक जिसे कहना चाहिए एक हैरानकुन तौर पर ये डेवलपमेंट ज़रूर हुई है कि जो रिवायती सियासतदान हैं उनकी जानिब से पेपर्स जो हैं वो नहीं जमा करवाए गए हैं तमाम सियासी जमातों की तरफ से। तो क्या ये एक जिसे कहना चाहिए कि जो नए टैलेंट है, नए कारकुन हैं, नए लोग हैं, यूथ है, क्या उसको मौका दिया जाएगा, या जो पुराने वाले सियासतदान हैं वो अब नाराज़ होते नज़र आ रहे हैं, इस वजह से ये इतनी तब्दीलियाँ हुई हैं। शाहिद खान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल है PMLN की तरफ से, फिर इसके अलावा मरियम नवाज़ ने लाहौर के अंदर से पहले इलेक्शन लड़ना था लेकिन उन्होंने भी विड्रॉ करवा के अब शेखुपुरा में चली गई हैं। इसी पर बात करने के लिए जुल्फ़िकार राहत साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जुल्फ़िकार साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये जो जिस कागजात नामजदगियों में हमें ये सूरत हाल नज़र आई है कि वो पुराने मंझे हुए सियासतदान जिनका अपने हलकों में इतनी देर से नाम है और वो अपने हलकों में काम भी करते रहे हैं और एक बड़ी जमातों को रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं, वो लोग अब इलेक्शन में बैकफुट पर हैं और बाकी जो नए आने वाले और नई जनरेशन के साथ, मरियम के साथ जो आने वाले हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। तो ये एक जो नई डेवलपमेंट हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं आप इंटरनली और पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन पर? देखिए जी, 2024 में बहुत सारी तब्दीलियां और भी आई हैं। मिसाल के तौर पे हमेशा रियासत के अंदर ये होता है कि रियासती अदारे चीज़ों को लीड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक नया नैरेटिव सामने आया कि यहाँ पे सोशल मीडिया पाकिस्तान को लीड कर रहा है। यानी सोशल मीडिया एक टेम्पो क्रिएट करता है, वो किसी के हक में भी हो, अगले दिन ऐसे लगता है कि सारे अदारे उसको फॉलो कर रहे हैं। इस पे कागज़ जमा करवाने पे आपने कहा कि एक बड़ा हंगामा देखा गया, तो कागज़ जमा करवाने पे PTI ने भी बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग की, कुछ वाक़यात हुए भी, लेकिन उन वाक़यात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया
जगह जगह ऐसा यानी सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाया गया कि जी पीटीआई के सारे लोगों से कागज छीने जा रहे हैं, पीटीआई के लोगों को मारा जा रहा है, कागज जमा नहीं करवाने दिए जा रहे। लेकिन जब एंड के ऊपर स्टैटिस्टिक्स सामने आए तो पता चला कि पीटीआई के लोगों ने 2500 लोगों ने कागज जमा करवाए, यानी सबसे ज्यादा। यानी ना नून लीग के लोगों ने इतने कैंडिडेट दी, ना पीपल्स पार्टी के लोगों ने। पीटीआई ने 2500 की तादाद में कागज जमा करवाए। तो इसका मतलब ये था कि कागज जमा भी हुए, लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर इतना तूफान मचाया गया कि उसके बाद अवाम की बहुत ज्यादा हमदर्दियां उनको मिली कि देखें पीटीआई के साथ इतना जुल्म हुआ, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के लोग फाइट कर रहे हैं। तो पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे नए लोग दाखिल हुए, वर्कर्स ने कागज जमा करवाए और ऐसे लोगों ने कागज जमा करवाए कि जिन्होंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था, क्योंकि जेन्युइन कैंडिडेचर फील्ड से आउट थी। कुछ लोग रूपोश थे, कुछ मुकदमात में जेलों में थे, और जो बाकी वर्कर्स बचे थे उन्होंने कोशिश की कागज जमा करवा दिए, और इस तरह से पीटीआई के अंदर भी एक नई लौट सामने आ गई। आपने नून लीग की बात की, तो नून लीग के अंदर भी ऐसा ही है कि इस इलेक्शन को मरियम नवाज जाती तौर पे लीड कर रही हैं। वैसे तो लीड नवाज साहब कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशनल जो चीजें हैं सारी वो सब मरियम साहिबा देख रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, मरियम नवाज देख रही हैं, और मरियम और रंगजेब भी पंजाब में किस्मत आजमाई करेंगे स्पेशल सीट के ऊपर। और वो मरियम नवाज की जो टीम है बेसिकली उसको यहाँ पे सेट किया जा रहा है, और नून लीग की एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। नवाज शरीफ साहब की जो लेगेसी थी वो समझें कि आगे नई नस्ल को ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, नई नस्ल, यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि हमजा साहब को ये ट्रांसफर नहीं हो रही, ये मरियम साहबा को ट्रांसफर हो रही है। नून लीग का एक चूंकि बहुत बड़ा इश्यू है कि एक फर्द के नाम के ऊपर बनी हुई पार्टी है जिसका नाम है नवाज लीग, और वो नवाज शरीफ के नाम पे मोटिवेट होती है। नवाज शरीफ साहब बाहर थे तो शहबाज शरीफ साहब पार्टी को नहीं चला सके, और इसके लिए नवाज शरीफ साहब को लाना पड़ा। वो आए तो एक बड़ा जलसा हुआ, वो आए तो एक मोमेंटम बना। अब नून लीग का जो वर्कर है, नून लीग का सारा वर्कर वो नवाज शरीफ के नाम से मोटिवेट होता है। वो हमजा साहब को या शहबाज शरीफ साहब को रियल कायद नहीं समझता। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब के नाम पे आपकी बात ठीक है, वो नवाज लीग के नाम पे जो वो वोट सिर्फ जो है वो नून लीग का है, तो सिर्फ वो नवाज शरीफ की वजह से। अदरवाइज पीडीएफ की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो कुछ नहीं कर सके। हमजा जब सीएम बने, पता नहीं कितनी मार कुटाई पंजाब असेंबली के अंदर हुई, लेकिन वो भी 17-20 दिन के लिए सीएम बने। वो तो हमें नज़र आता है कि पावर पिलर ये दोनों नहीं है बाप बेटा। पावर पिलर जो पिलर है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ही है। लेकिन फिर ये आप देखिए जुल्फ़िकार साहब कि अभी अगर मरियम नवाज अपनी टीम को सेट कर रही हैं तो बैकलैश तो नहीं किया जा सकता ना हमजा और शहबाज शरीफ को, बिकॉज शहबाज शरीफ एक शहबाज स्पीड और इतनी देर से एज अ सीएम, और वहाँ पर जो इनकी जड़ें होंगी उनको तो नहीं ना पीछे किया जा सकता। और हमजा की आई थिंक एक वीडियो भी वो हुई है जिसमें वो गिले कर रहे हैं कि हमारे कारकुनों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उन्हें पीछे किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये डिवीजन होगी 2024 के इंतखाबात में, या हमजा या शहबाज शरीफ मरियम को एक्सेप्ट कर लेंगे इजीली? देखिए जी, मुल्क के अंदर तो लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग को मिल गई जो चाहते थे, लेकिन नून लीग के अंदर हमजा साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और ये एक मामला 2024 में आप देखेंगी। नई नस्ल खासी डोमिनेट कर गई है। बड़े भाइयों का अभी तक कंट्रोल है, शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का। वो कंट्रोल जब थोड़ा सा लूज होगा तो फिर एक बहुत बड़ी डिवीजन आपको नजर आएगी। फौरी अभी सरेदस्त आपको शायद वो उतनी डिवीजन नजर ना आए, लेकिन अंदर भर खिचड़ी पकी हुई है। जिस तरह आपने चौधरी बरादरान के घर देखा, उनकी बड़ी बाइंडिंग थी, बड़ा सलूक था शहजाद साहब का, परवेज साहब का। जो ही बड़ों का कंट्रोल थोड़ा सा नरम हुआ, कम हुआ, तो अगली नस्ल ने दस्तों गिरबान हो गई और पूरा घर बिखर गया। तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने घर को एक रखा हुआ है, सब कुछ समेट के वो चल रहे हैं। लेकिन हमजा साहब और मरियम साहबा के दरमियान जाहिर है एक मामला है, और आज मरियम साहबा ने माजी का जो एक्सपीरियंस देखा उसको सामने रखते हुए वो कंट्रोल खुद कर रही है पार्टी को। और अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पे क्योंकि मरियम साहबा का नाम दिया जा रहा है कि मरियम चीफ मिनिस्टर होंगी पंजाब में,
तो इसलिए मरकज़ में वो इसलिए नहीं जा रही कि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो एक कंप्रेशन होता है हमेशा ही कि नवाज शरीफ साहब के साथ मरियम जो है वो बहुत मुदाखलत करती है चीज़ों में। तो फेडरल जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, उनको हमेशा रिजर्वेशन होती थी। तो अब ये डिज़ाइन किया गया कि मरियम साहबा को पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, शहबाज शरीफ उन्हें साहब डाउन नीचे वाले लेवल पे मौका दिया जाए और उसके बाद नवाज शरीफ फेडरल नो लेवल नहीं पे होगा। खुद करें। बेसिकली तो ट्रेनिंग होगी, ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है ना। एक दफा जो पंजाब एक सबसे बड़ा सूबा है, 62% है पाकिस्तान का, जो यहाँ चीफ मिनिस्टर रहता है वो अगली दफा प्राइम मिनिस्टर का प्राइम कैंडिडेट मिनिस्टर होता है, में उसकी जरूर ट्रेनिंग आता है। इतनी तो हो फिर जाती है। शहबाज शरीफ कहाँ पर फिट होंगे, क्योंकि अगर वो एज अ सीएम भी नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ साहब को उनको नवाज शरीफ साहब के साथ उनके नायब के तौर पे रखा जाएगा, जो बाहर के सारे अफेयर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स और बाकी चीज़ें और दीगर कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ वो करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब जो सारी मैनेजमेंट है, जो बाकी चीज़ें लेकिन जुल्फिकार साहब ये देखिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे आपने बोला कि इन हाउस डिवीजन तो है, मिफ्ता इस्माइल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उधर से ये तमाम लोग पॉलिटिक्स में तो है लेकिन इलेक्शन नहीं लड़े। असद उमर है, खुसरो बुख्तियार है, मतलब ये लोग भी पॉलिटिक्स में हैं, बड़े नाम हैं। तो सरमत साहब हैं, फैसल वोडा हैं, फैसल जो वादा, शुजात यस। साहब हैं, ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो इलेक्शन से बाहर है। और ये वो लोग हैं जिनको कहा गया है या जो खुद समझते हैं कि इस इलेक्शन से उनको बाहर रहना चाहिए। ओके। देखें, ये जो इलेक्शन है ये बड़ा रिस्की इलेक्शन है उन लोगों के लिए कि जो लंबी इनिंग सियासत में खेलना चाहते हैं। तो अक्लमंद लोग जो हैं, जो फ्यूचर को देख रहे हैं, वो अभी से अलग हो गए, क्योंकि इस इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो आज से वक्त से पहले, ये अभी इलेक्शन हुए नहीं, 1.5 महीना रहता है, तो अभी से ही एक उसकी क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आ चैलेंज रही। किया जा यानी रहा है जिस इलेक्शन का रिजल्ट आपको पहले ही पता हो, उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है। लिहाजा मेरी इतला के मुताबिक जेल वाले जो साहब हैं, खान साहब, उनको मैसेज भिजवाया गया था कि 16 महीने या 18 महीनों के लिए इनको नून लीग को आप इक़्तिदार में तस्लीम कर लें, उसके बाद फिर धरने होंगे और फिर आपका ही वो सारा पीरियड होगा जो उससे माजी के अंदर आपने देखा था। जी जी जी। तो इस तरह का दावा भी किया जा रहा है कि पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी ये तो 16 महीने की, जैसे फैसल वोडा साहब कहते हैं 18 महीने की हुकूमत है, उसके बाद हमारे धरने होंगे, वही डी चौक होगा और दोबारा से पीटीआई आएगी। ये उनकी ख्वाहिश भी है और ये वो खबर भी दे रहे हैं। असल में ख्वाहिश बनाने इस वालों, तरह के माहौल के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तो आप मुझे बताएं कि इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। और इसमें शायद खाकान अब्बासी हूँ, मिफ्ता इस्माइल हूँ या बाकी लोग हूँ, वो समझते हैं कि यार ऐसे इलेक्शन से एक टर्म पीछे रह के ज्यादा बेहतर है ऑब्जर्व किया जाए। अच्छा जुल्फिकार साहब, फिर आईपीपी का क्या होगा? अगर पंजाब में मरियम नवाज आ रही है तो फिर आईपीपी के साथ भी तो उनका इल्हाक होगा ना कुछ सीट्स में, तो अल्टरनेटिव में उनको भी तो कहीं पर बैलेंस किया जाएगा। तो उधर से अलीम खान को भी वो नॉमिनेट कर चुके हैं कि एज अ सीएम वो आएंगे, पावर क्लैश तो यहाँ पर भी आएगा। और पीपल्स पार्टी को हम लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट बिलावल भुट्टो, और सिंध के अंदर जो है वो अपनी सीट्स को मैनेज करने में जो है वो बड़ा मुश्किलात उनको है। वो कह रहे हैं, बिलावल तो बार बार कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। देखिए जी, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, उन्होंने तो पंजाब में एक पैकेज दिया है और वो कहते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल इलेक्टेबल कैंडिडेट होगा उसको 20 करोड़ रुपया भी दिया जाएगा और वो इलेक्शन लड़े, जीते और हमारा साथी बने। लेकिन इसके बावजूद पंजाब से बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टी के लिए टिकट के लिए रुजू नहीं किया। अच्छा, जहाँ तक बात है अलीम खान साहब की, अलीम खान साहब जरूर चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। आईपीपी कैसे बनी, क्यों बनी, किन हालात में बनी, वो भी आपको पता है। लेकिन आईपीपी ने 20 सीटें मांगी हैं एडजस्टमेंट के लिए नून लीग के साथ। अब सवाल ये है कि जो 20 सीटों वाली पार्टी है वो चीफ मिनिस्टरशिप उसको दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं 7 सीटों वालों को मिल गई थी चीफ मिनिस्टरशिप, कैसी बात कर रहे हैं? वो तो इस मुल्क में तो बड़े मौजे हुए, लेकिन नवाज शरीफ साहब बहुत सियाने आदमी हैं। चौथी दफा प्राइम मिनिस्टरशिप के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने पूरी फील्डिंग लगाई हुई है और वो ये समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट और 2/3 मेजॉरिटी के अलावा वो सस्टेन नहीं कर सकते, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते।
उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए और पंजाब गवर्नमेंट भी चाहिए। अगर पंजाब गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ नहीं होती, तो वो समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं। और इस पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई पिछले दिनों। उनको कहा गया जी पंजाब छोड़ दें, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी सॉरी, ये नहीं हो सकता, पंजाब भी चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट भी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी भी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में केक जो है वो तकसीम होगा। आईपीपी को कुछ सीटें दे दी जाएंगी, कोई वो चीफ मिनिस्टर वाली पोजीशन शायद ना मिल सके। कहीं ना कहीं उनको बैलेंस कर दिया जाएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो फिर इनको नहीं मिलेगी। और फिर इलेक्टेबल्स भी हैं। ये ग्रुप्स बकायदा ये बनाए जाते हैं, जो ऐसे ग्रुप्स ये बैलेंस करने के लिए बनाए जाते हैं। ये बैलेंस पावर्स होते हैं। ये काफ लीग है, आईपीपी है, एमक्यूएम है, वाक पार्टी, ये सारे जो छोटे ग्रुप्स होते हैं ये बेसिकली बैलेंस पावर्स ही होती हैं। ये कहीं से थोड़ा सा वजन उठा के इधर, थोड़ा सा इधर, वो बैलेंस करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और बनाने वाले इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जुल्फिकार साहब, हमने सिंध की और पंजाब की बात तो कर ली है, लेकिन बलूचिस्तान और केपी के भी तो दोनों सूबे हैं। इनकी गवर्नेंस के हवाले से, यहाँ पर पार्टीज के हवाले से क्या कहेंगे? बलूचिस्तान तो हमेशा बनती ही अनप्रेडिक्टेबल सी गवर्नमेंट है। वहाँ पे किसी एक पार्टी की कोई एक मेजोरिटी में तो आता ही नहीं है। देखिए जी, बलूचिस्तान बेसिकली नेशनल गवर्नमेंट टाइप एक सेटअप बनता है, जो नेशनल इंटरेस्ट पे, कौमी मफाद पे बिलीव करने वाले लोग होते हैं और बड़े अच्छे लोग होते हैं और बड़े मुफाहमती लोग होते हैं और उनकी गवर्नमेंट वहाँ बना दी जाती है। अब वहाँ पे एक टाई पड़ गई है काफ़ी मुश्किल। नून लीग के साथ बहुत सारे लोग आए थे, बुगटी साहब भी, आपको पता है नून लीग के साथ आना था सरफराज बुगटी साहब, वो चले गए पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये चीज इंडिकेट कर रही है कि वहाँ की चीफ मिनिस्ट्री जो है वो बुगटी साहब की सूरत में शायद उस तरफ ना चली जाए। अब बाप पार्टी के लोग, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की पार्टी भी है अनवारुल्लाह काकड़ साहब की, वो नून लीग के साथ है और बहुत से इलेक्टेबल और जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ चले गए। तो वहाँ पे एक टाई पड़ेगी। दोनों को ओपन फील्ड दे दी गई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को, कि जो ज्यादा सीटें निकाल लेगा उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा। एक तरह से ओपन मैदान छोड़ा गया है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, वहां पे फजलुर रहमान साहब मेन प्लेयर होंगे और खटक साहब होंगे। खटक साहब ने वहां पे कहा था जी चीफ मिनिस्टरशिप मेरी होगी। अब वहां पे फजलुर रहमान साहब ने कहा जी या मुझे चीफ मिनिस्टरशिप दे दी जाए या मुझे प्रेसिडेंट पाकिस्तान बनाया जाए। अब ये दो चीजों के दरमियान ये फैसला होना है कि केपी के खटक साहब को दिया जाता है या फजलुर रहमान साहब को, लेकिन ये दोनों के दरमियान ही इसका टाई होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार राज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये है जी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन का क्रक्स, कि अब लेट्स सी कि 2024 में इलेक्शंस में क्या क्या सरप्राइज होते हैं, या जो कुछ रिटन ऑन द वॉल जो सबको नज़र आ रहा है वही सब कुछ होगा उसी तरीके से। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी पर डिस्कशन अगर करें तो पाकिस्तान की इकॉनमी में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो सरमायाकारी रही है वो स्टॉक मार्केट में रही है। आए रोज़ हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट कभी किसी हद को अबूर कर दिया, कभी किसी हद को 100 इंडेक्स में इतने पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। तो स्टॉक मार्केट में ओवरऑल ना बहुत बेहतरी रही है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। इसके अलावा महंगाई हमारे यहाँ पर अभी भी मुल्क में 42% है। अच्छा, वैसे जो पहले महंगाई की बहुत ज़्यादा लहर थी उससे थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन इर्द गिर्द के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे अभी भी महंगाई हमारी बहुत ज़्यादा है। सर्वाइवल की जंग अभी भी है, लेकिन ओवरऑल जो ग्लोबली इम्पैक्ट जो आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा इलेक्शंस आने वाले हैं, जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली जो पॉलिसीज़ हैं और जो मुल्की हालात हैं और जो हमारे MOU साइन हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, तो उस लिहाज से भी पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी आएगी कि वो प्रॉपर तरीके से वो फिर आगे प्रोजेक्ट्स चल सकेंगे। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की इकॉनमी पर डिस्कशन अगर हम करें तो महंगाई अभी भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है नेबरिंग कंट्री से, लेकिन स्टॉक मार्केट में बड़ी स्टेबिलिटी है। देखिए, स्टॉक मार्केट की जो पोजीशन है वो ये है कि पिछले चंद दिनों में 12 दिसंबर से अब तक
तकरीबन 7,256 इंडेक्स में कमी हुई है पॉइंट्स में, और इसको ये कह सकते हैं कि अब स्टॉक मार्केट जो है खून में नहा गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गिरी है। उसकी वजह यह है कि हिकमत अमली गलत थी, जो मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी कहा था। हुकूमत का ये था, ये निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सोच थी कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी लाना जल्द मुमकिन है, और उन्होंने ये बावर कराया, जो हमारी स्पेशल कमेटी है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए, कि हम इसमें तेज़ी लेकर आते हैं और सेंटिमेंट्स क्रिएट करते हैं मार्केट में कि जी 125 अरब डॉलर की बाहर से सरमायाकारी आएगी। और जो बयानात दिए, मैं आपको बताऊं हैरान कुन, वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि स्टॉक मार्केट में बेहतरी जो है हमारी मईशत में बेहतरी का सबूत है, और स्टॉक मार्केट जो है वो उम्मीद की शमा को रोशन रखेगी। और वज़ीर ख़जाना ने ये कहा, शमशाद अख्तर ने, कि जी स्टॉक एक्सचेंज में जो बेहतरी आ रही है ये इस बात का सबूत है कि सरमायाकारों का जो एतमाद है पाकिस्तान में वो बहुत ज़बरदस्त है, गैर मुतज़लज़ल है। जी बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब ये देखिए, ये बयानात की हद तक, अभी आज की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2023 में सबसे बेहतरीन अगर सरमायाकारी रही है, 52% इजाफा हुआ है, वो ये स्टॉक मार्केट में हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि बार बार ये कह रहे हैं कि बेतहाशा सरमायाकारी आई है। अब हक़ाइक़ देख लें, जो पिछले पाकिस्तान में 23 साल गुजरे हैं, 23 साल, उसमें हमारे मजमूई जो बैरूनी सरमायाकारी आई है टोटल, वो है 48 अरब डॉलर। इसका क्या मतलब हुआ? 2 अरब डॉलर सालाना की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई है, बरकरार बैरूनी सरमायाकारी। लेकिन इस हुकूमत के, निगरां हुकूमत के दौर में जो आई है 5 महीने में, वो है 1.5 अरब डॉलर, यानी जो हमारा 23 साल का औसत था उससे गिर गया। तो मेरा कहना ये था कि आप इस किस्म की बातें करें कि हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, तो स्टेट बैंक ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं और वजारत ख़जाना ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं इस हुकूमत के दौर में, वो ये बता रहे हैं कि हमारी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं है, बेशतर माशी इशारे ख़राब हुए हैं। जैसे अभी आपने खुद कहा कि महंगाई जो है वो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और हदफ से भी जो है वो हमारे अहदाफ हासिल नहीं हो रहे हैं। यहीं से मैं आपसे प्रोग्राम आगे भी लेकर चलूंगी, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर है, अपने नाजरीन से शेयर कर दें कि कागजात नामजदगी के हवाले से मंडे तक का टाइम था, वो कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पर जो है उनके कागजात पर एतराज़ उठा दिया है। शहरी मोहम्मद अयाज ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद किया है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़ की दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दी गई है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल अब कल होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के जो कागजात नामजदगी हैं उस पर एतराज़ लगा दिया गया है। हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर किया है। मोहम्मद अयाज एक शहरी हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर किया है और नामजदगी पर एतराज़ की दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर को जमा भी करवा दी गई है। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल कल होगी। कल जो है इस पर फैसला सुनाया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त बाकायदा तौर पर जमा भी करवा दी गई है। शहरी हैं मोहम्मद अयाज, जिनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया है। मोहम्मद अयाज ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद किया है। लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाया गया है। मोहम्मद अयाज ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद किया था और बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त है वो भी रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दी गई है। बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी ज़ाहिर की है। पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। ये एतराज़ उठाया गया है। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का इंतखाबी निशान तीर है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। हैदर खड़ल हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइएगा इस एतराज़ से मुतालिक। जो बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी हैं उन पर जो एतराज़ है वो किया गया है आम शहरी की जानिब से, और जो एप्लीकेशन है वो दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। शहरी मोहम्मद अयाज ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ आयद किया है। उसकी जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने कागजात नामजदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से उसमें वाबस्तगी जाहिर की है जो कागजात नामजदगी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान
पार्लियामेंटेरियंस अलग अलग सियासी जमातें हैं। और इसमें ये भी एप्लीकेशन में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है उनका निशान जो है वो तलवार है। और बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स जो है वो एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। जो एप्लीकेशन की गई है उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, और यही जो है वो जो शहरी है उनकी जानिब से कहा गया है कि ये इलेक्शन एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो 28 दिसंबर को होगी। जी ओके, 28 दिसंबर को होगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शाहिद सिद्दीकी साहब के पास वापस चलते हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो शरह है वो नेबरिंग कंट्री से ज़्यादा है। देखिए, हमारा श्रीलंका जिसका हम हर वक्त डिफॉल्ट करते थे, श्रीलंका की महंगाई है 3.4%। तो इसका मतलब ये कि हमारी महंगाई उनसे 9 गुना ज़्यादा है। तो क्या पाकिस्तानी अवाम का ये हक नहीं है कि हुकूमत से पूछें कि जनाब श्रीलंका जैसा मुल्क जो डिफ़ॉल्ट कर रहा था वो 9 गुना महंगाई क्यों है? और भारत में है 4.6%, हमारे है 29.2। इसका मतलब ये है कि जो कुछ महंगाई है वो हमारी अपनी पॉलिसियों का है, वरना इन ममालिक में भी ज़्यादा होती। तो ये हुकूमतें और मौजूदा हुकूमतों को इंतखाबात नहीं लड़ना, तो फिर वो ताकतवर तबकों को मराद देकर आवाम के ऊपर बोझ क्यों डाल रहे हैं? उनको जवाब तो देना होगा। जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो कानूनी इख्तियारात हासिल हैं वो हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, वो उसको इख्तियार नहीं कर रहे, क्योंकि उससे जो ताकतवर तबके हैं उनके नाजायज़ मफादात मुतासर होते हैं। तो वो भी जो है माफिया की मदद कर रहे हैं और आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। तो ये कतई नाकाबिल बर्दाश्त होना चाहिए महंगाई की ये शरह। लेकिन आपको मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि अभी इंतखाबात के फ़ौरन बाद जो है हमें तीसरी किस्म मिलनी है। वो जाहिर बात है कि नई हुकूमत को फिर उसमें शराइत पूरी करनी पड़ेंगी, और अप्रैल में हम दोबारा जाएंगे IMF के पास कि हमें लंबी मुद्दत का कर्जा चाहिए। तो लंबी मुद्दत के कर्जे के लिए जब आप जाएंगे तो वो फिर वो नई शराइत आयद करेंगे, और नई हुकूमत से इंतखाबी के बाद जो आएगी उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई बड़ी ऐसी इस्लाहात ला सकेगी जिससे अवाम को फ़ायदा हो, नामुमकिन है। क्योंकि वो 1980 से आज तक नहीं लाए, क्योंकि मुंतखाब जो के बाद जो हुकूमतें आती हैं वो तो फिर उनके दबाव होता है उनका। इसलिए मैंने तो आपको प्रोग्राम में ये कहा था, फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अगर इंतखाबात से पहले जो इस्लाहात ज़रूरी हैं टैक्सों के सिलसिले में, तवानाई के सिलसिले में, तवानाई के लिए, तालीम और सेहत, अगर ये इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं दी गई तो हम एक और ख़ुदकशी की तरफ बढ़ रहे हैं कि मईशत की शरह नमो सुस्त रहेगी, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, और जो है हम देख रहे हैं कि तरसीलात भी हमारी नीचे जा रही हैं लगातार। पिछले साल भी नीचे गई थी, इस साल भी नीचे जा रही है। बरामदात हमारी बढ़ नहीं है। और अगर आपने देखा कि बैरूनी सरमायाकारी भी जो है वो नहीं बढ़ रही, 125 अरब डॉलर की जो बातें कर रहे हैं, इसका इम्कान नहीं है। ये तो परेशान कुन सरमायाकारी है। और जो हमारी कौंसिल बनी थी उस पर एतराज़ IMF ने भी कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने भी कर दिया, हमने उससे पहले किया था कि भाई पहले आप जो कौंसिल बनी है उनका काम है मईशत को बेहतर बनाना, फिर दुनिया के पास जाएं कि आप हमारे पास सरमायाकारी कराएं। मईशत आपकी नीचे जा रही है, आपका जो है ना स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रहा है, आपकी रेमिटेंसेस गिर रही हैं, शरह नमू हमारी सुस्त है, हमारे जो है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, इतने किसी दुनिया में नहीं है। हालांकि सिर्फ हमारे कानून में है कि 5 साल से 16 साल के बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम देना। अब जब ये 25A आइन कह रहा है तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई। तो अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो वो आइन की खिलाफ वर्जी पर इतना शोर होता है, होना चाहिए। लेकिन जब आप तालीम का बजट हर साल कम रख रहे हैं, सालों साल कम रहे हैं, और आइन कहते हैं कि आप लाजमी तालीम दें, मुफ्त दें, और हम 2075 तक भी नहीं दे पाएंगे, शायद देने का इरादा ही नहीं है। वैसे बिल्कुल बात ठीक है डॉक्टर साहब। अगर 2024 के इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद आप क्या देखते हैं कि स्टेबिलिटी की क्या पोजीशन होगी? चाइना के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स अभी सब रुके हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। IMF आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ से भी पैसा रुका हुआ है। और नेबरिंग कंट्रीज़ जितने भी हैं, UAE है, ये सऊदी अरब है, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ कोई भी जो है वो डायलॉग्स करेंगे।
तो आपको लगता है कि इलेक्शंस के बाद जब ये तमाम नेबरिंग कंट्रीज साथ मिलेंगे तो बेहतरी आएगी इकोनॉमी में? नहीं, पहले मैं आपसे ये कह दूं कि इलेक्शन से पहले IMF हमें किस्त दे देगा, इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। हाँ। वो मुआहदा कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप नए कर्जे के लिए जाएंगे, उनकी जो शराइत होंगी वो इतनी सख्त होंगी कि इसके लिए हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। मगर ये कहना कि इंतखाबात के बाद मईशत में बेहतरी का इम्कान है, ये अपने आप को धोखा देना है। इसलिए कि आप अगर बेहतरी, कितनी हुकूमतें आई और चली गई 1993 के बाद से या 1980 के बाद से, किसी ने इस्लाहात नहीं की। आज जो मईशत की तबाह बर्बादी है उसको बहाल करने के लिए सिर्फ कर्जा नहीं चाहिए IMF से या दोस्तों से, बल्कि टैक्सों के सिलसिले में, तवानाई के सिलसिले में इस्लाहात करनी है। वो हुकूमतें कर नहीं पाएंगी, अगली हुकूमत भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए अगर हमें खुदकशी नहीं करनी तो उसका एक ही तरीका है कि इंतखाबात से पहले हमारी जो कौंसिल है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ये कहे कि जी कानून साजी कर लेते हैं, इंतखाबात में को डिले ना करें। उससे पहले सिर्फ ये कानून साजी कर लें कि जनाब ये इस्लाहात जो तीनों पार्टियों के मंशूर में भी हैं, इसके बगैर पाकिस्तानी मईशत ठीक नहीं हो सकती। तो हम ये कानून बना रहे हैं कि अगर इंतखाबात के बाद जो कौम से आप वायदे करते हैं, मंशूर में लिखते हैं, वो आप उस पर अमल दरामद नहीं करते तो कानून के तहत आपका हक हुक्मरानी ख़त्म। जब जिस पार्टी के टिकट पे आप मुंतखब होके आए हैं वो पार्टी अगर अमल नहीं कर रही जीतने के बाद, तो उसका मेंबरशिप भी है, उसकी भी मेंबरशिप ख़त्म। ये वाहिद तरीका है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाना, आवाम की फलाह। लेकिन ये करे कौन डॉक्टर साहब? जो सजेशन आप देख रहे हैं ये करेगा कौन? इस तरह तो कोई भी नहीं करेगा। नहीं, मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारे पास जो कौंसिल है SIFC, जिसमें मिलिट्री की भी नुमाइंदगी है और सिविल की भी नुमाइंदगी है, जब वो 125 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए बात कर रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ अमेरिका भी गए, कुवैत भी गए, सऊदी अरब भी गए, UAE भी गए। तो जब इतनी कुछ वो मेहनत कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी उन्होंने 7 घंटे गुजारे, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि क्रैश कर गई। तो अब उनको भी ये सोचना होगा कि वो कौंसिल में ये दबाव कहें कि जी हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये कानून साजी नहीं करते। तो चूंकि इस वक्त जो मईशत में बेहतरी का कोशिशें की हैं वो आर्मी ने की हैं, निगरान हुकूमत ने नहीं की हैं, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। तो उनको भी अब ये समझना होगा कि उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई, नाकाम हो रही हैं। तो उसकी वजह में हमने बता दी कि आप कानून साजी करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने इंतखाबात के मामले में मुदाखलत की थी। तो अब वो ये कहें कि भाई जब आप इंतखाबात कराना तो मसले का हल नहीं है, इंतखाब तो इसलिए कराए जाते हैं कि आप जो कौम से वायदे करते हैं वो पूरे करें, तो वो भी कानून साजी करें। तो सुप्रीम कोर्ट को भी अहकामात देने चाहिए, और जो हमारी ये कौंसिल है SIFC जिसमें फौज की भी नुमाइंदगी है, वो कहेंगे जिसके बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इंतखाबात को डिले करें, नहीं, ये आप 3 दिन में कर सकते हैं, लेकिन ये बता दें, हुकूमत ऐलान बताए कि क्या इसके बगैर मईशत बेहतर होने का कतई कोई इम्कान है। जवाब है कि नहीं, ये तो खुदकशी है। और इस वक्त न्यू ग्रेड गेम जो चल रहा है, आपने देखा कि हमें चाइना को घेरने के लिए हमें दबाव पर डाला जा रहा है कि आप उसको सुस्त करें, CPEC को सुस्त करें। हमारे दोस्त ममालिक पर दबाव डाला जा रहा है, वो बहुत सी शराइत आयद कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। और अभी आर्मी चीफ जो गए थे, तो आपने कौम ने कभी ये सोचा कि 7 दिसंबर को हमारी मीटिंग थी IMF की बोर्ड की, जिसमें उन्होंने हमें किस्त देनी थी, उन्होंने 11 जनवरी कर दी उसको। क्यों की 11 जनवरी? इसलिए कि क्या जो उन पर आर्मी चीफ गए हैं उनको भी बताया जाएगा अमेरिका की तरफ से हम ये शराइत चाहते हैं। इसलिए कि हमें ये समझना होगा कि मशरिकी वस्ता में हमारी मदद की उनको ज़रूरत महसूस हो रही है। वैसे उधर उनकी तरफ से अमेरिका के अंदर आर्मी चीफ के दौरे पर कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिंपल एक प्रेस रिलीज में भी एक 1 लाइनर आया है कि आसिम मुनीर वहाँ पर आए थे और मुलाकात की, दैट्स इट। यहाँ पर ISPR की जानिब से कुछ उसको बताया जा रहा है, अमेरिका का दौरा किया और ये सब किया, अदरवाइज तो इंटरनेशनल मीडिया में उसकी कोई हाइप भी नहीं है। नहीं, देखिए, जो इसलिए नहीं है कि इस दौरे की अहमियत थी, उन्होंने मुलाकातें की हैं, लेकिन वो बातें तो जो उनसे बात की जा रही थी कि आप ये करें, शायद वो पब्लिकली नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन आप कौम ये सोचें, आप भी सोचें कि 7 दिसंबर को जब बोर्ड की मीटिंग थी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, 15 नवंबर को हमारे साथ उनके मामला IMF के तय हो गए थे, तो उन्होंने जनवरी क्यों रखा? इसलिए वो दबाव डालने की, तो ये चीज़ें तो पब्लिक, ये सीक्रेट। देखिए, अभी जैसे ज़िया साहब के ज़माने में आपने जंग में शिरकत की थी,
अब मुजाहिदीन तैयार किए थे, कुरान शरीफ की आयतें की थी। अब पता चला कि $4 अरब जो है अमेरिका ने खुद कुछ दिया और कुछ सऊदी अरब से जो लाया, जहादी तैयार किए थे, अब उन जहादियों को मार रहे हैं। तो वो अपना खेल कर रहे हैं। हमारे 9/11 से क्या हुआ, पहले जब 1979 में सोवियत यूनियन ने हमला किया तो हमने जहादी तैयार किए, अमेरिका ने पैसा दिया, जिया साहब को भी 8-9-10 साल हुकूमत करने को मिल गई, फिर उनको मारा गया, फिर 9/11 हुआ, उसके बाद जो है तालिबान को गिराया गया, अब फिर दोबारा गिराए जा रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान कर्जों की लानत से निकल के अपनी बचतें, अपनी फ्री पॉलिसी और अपना सब कुछ खुद से फ्री डिसीजन नहीं लेगा, तब तक तो यही सूरत हाल रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारी इकॉनमी की जो सूरत हाल है, लाजमी तौर पर ज़रूरी ये है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और उसके बाद मामला चलाए जाए। और आपको फ्री आप तभी हो सकते हैं जब आप किसी के कर्जदार नहीं होंगे और उनमें से निकल के आप अपनी, जैसे इंडिया है, चाहे वो जो है वो कर्जदार है, लेकिन उन्होंने अपनी इकॉनमी को इतना बड़ा कर लिया है, इतना बेहतर कर लिया कि अब उनकी आवाज़ में दम है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम एक बहुत ही अहम इशू पेरेंटिंग पर भी हम डिस्कशन करते हैं अक्सर, और मियाँ बीवी का आपस में जो रिश्ता होता है उसको खुशगवार कैसे बनाया जा सकता है। लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं। हमारे माशरे के अंदर जो ऐसे पहलू हैं जिनको ओपन डिस्कशन के लिए नहीं खोला जाता है, उन पर हम रोशनी डालते हैं। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर ताहिरा रुबाब जो कि लाइफ कोच है, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। हमारी सोसाइटी में एक सोसाइटी बनती ही इस तरीके से है, मियाँ बीवी के रिश्ते से, और उसके बाद एक मुआशरा तरगीब पाता है। और क़यामत के दिन भी जब हिसाब किताब होगा तो सबसे पहले मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में ही पूछा जाएगा। माँ बाप का, या बेटी कैसी थी या बहू कैसी थी, ये नहीं। आप अपने पार्टनर के साथ कितने ऑनेस्ट और लॉयल थे, इसी के बारे में पूछा जाएगा। तो हमारे मुआशरे में अगर लाजमी नहीं है कि किसी हर घर में कोई पिक्चर कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, नोक झोंक तो होती रहती है, लेकिन हमारे अंदर अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं हम, जिसकी वजह से अगर कोई एक बंदा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला ना हो तो घर जो है वो टूट जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ऐसा ही है कि अगर आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और विलिंगली कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो घर जो है वो ख़राब हो जाते हैं और चीज़ें, रिलेशनशिप जो है ख़राब हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन जो है दिन ब दिन वीकर इसलिए होता जा रहा है कि हम एक दूसरे को कोई भी स्पेस देने को तैयार जो है वो नहीं है कि जी एक दूसरे की हम सिर्फ अपनी डिमांड हमेशा आगे रख रहे हैं। हम अगले बंदे की सिचुएशन को या उसके सर्कमस्टेंसेस को उतने अच्छे तरीके से ना समझते हुए सिर्फ व्हाट वी वांट हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, जबकि ये रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होता है। जैसे आपने बड़ा खूबसूरती से पॉइंट आउट किया कि ये क़यामत के दिन भी जो है वो सबसे पहले जो सवाल रिश्तों में होगा वो इस रिश्ते के बारे में होगा। तो इसकी अहमियत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वो पहला रिलेशनशिप है जो दुनिया में बना था। आदम और ईव जो थे वो पहले हस्बैंड एंड वाइफ थे, वो उसके बाद माँ बाप बने। तो ये रिलेशनशिप एक्चुअली इंसान की बका का रिलेशनशिप है और ये सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। उसके बाद बाकी सारे रिलेशनशिप आते हैं, मगर इसकी इम्पोर्टेंस कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारे इम्पोर्टेंस ऐसे भी है कि अब पहले लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हुए कुछ और चीज़ों को देखा जाता था, अब मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखा जाता है। अगर मटीरियलिस्टिक अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, तो वो चाहे नेचर का कैसा भी हो, किसी भी तरीका हो, माँ बाप भी खुशी खुशी बेटी को कर देते हैं, और लड़कियाँ भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखती हैं ज़्यादा। डोंट यू थिंक कि करैक्टरिस्टिक वैल्यू से हटकर जब इन चीज़ों को देखते हैं, मे बी दैट इज़ द रीज़न? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमारी अप्रोच जो है इस रिलेशनशिप के लिए वो थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक होगी। जैसे पहले ये बात कही जाती थी कि लड़का इज्जतदार होना चाहिए और इस यानी फैमिली एक ग्राउंडेड जो है वो होनी चाहिए, मगर अब वो हमारे डायनामिक्स चेंज होके पे आ गए हैं कि माता होना चाहिए, अमीर फैमिली से होना चाहिए, ये इस तरह की चीजें स्विच कर गई हुई हैं, विच इज नॉट बैड टू सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि हम देखते जरूर हैं कि आज के दौर में फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो एक मेजर चांस प्ले करती हैं आपके मैरिटल इश्यूज को रेज करने में। मगर सिर्फ फाइनेंशियल अगर आप बेसिक
कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ फाइनेंसेस ही मिल सकते हैं, उसके साथ कोई कंपेनियनशिप या इमोशनल कनेक्शन या वो एक रिलेशनशिप बिल्ड होना वो नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने जो देखा है आपको वही मिलेगा, जो आपने चूज किया आपको वही मिल सकता है, उसके अलावा और कुछ भी चीज़ नहीं होती। तो हम चूज कुछ और कर रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ और होती है। मतलब चूज करते वक्त हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखते हैं, when the time comes कि जी हम एक दूसरे के साथ है ना, उस वक्त हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि हमें तो एक दूसरे के साथ की जरूरत है, हमें तो एक दूसरे की कंपेनियनशिप की जरूरत थी, कंपैशन की जरूरत थी, और उस वक्त वो चीज़ एब्सेंट होती है क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान को नहीं चूज किया था। सो ये सारे डिस्कॉर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं। एंड देन अगेन मैं ये बात कहूँगी कि क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग अभी तक अपने बारे में ये श्योर नहीं हो सके कि उनको जब अपना कोई स्पाउस चूज करना है, अपने लाइफ पार्टनर चूज करना है, तो उन्होंने कौन सी ऐसी 2-3 चीज़ें जो हैं जो बड़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उनको लुक फॉर करनी चाहिए और उनको उसी के ऊपर फोकस जो है वो करना चाहिए। अच्छा, लोगों को बिल्कुल हमारे यहाँ ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि समटाइम ऐसा होता है कि एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है, शादी के बाद 2-4 साल 5 साल इट्स अ रियली हेल्दी रिलेशनशिप, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि कोई एक इंसान जो है वो डिसलॉयल हो जाता है और वो दे आर शादी के बाद बच्चे होने के बावजूद, हैप्पीली मैरिड होने के बावजूद भी लॉयलिटी नहीं होती है, और वो फिर सेकंड मैरिज की तरफ अगर कोई जाना चाहता है तो स्पेशली मर्द की साइड से अगर मैं ये सवाल करूं आपसे, तो फिर दूसरे पेरेंट पर क्या जिम्मेदारी, पार्टनर पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, सबसे पहले जो है ना, दूसरी शादी का फैसला हमारी सोसाइटी में इज नॉट समथिंग वेरी इजी। स्टिल पीपल आर फेसिंग सो मच चैलेंजेस इन मेकिंग दिस डिसीजन, और ये आसान नहीं है। और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पे बनाना बहुत आसान है, वो लोग बड़े खुशी खुशी बना लेते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, ड्यू अपॉलॉजी के जी हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, मगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पे हर इंसान के आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरी शादी तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान का, और इतना आसान नहीं है। बट एट द सेम टाइम उसके स्पाउस की जो जिम्मेदारी आती है, देखिए जब आपके बच्चे हो जाते हैं, लाइफ जब आप जो है आपको ये लग रहा होता है कि अब हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ है, मगर वहाँ पे वो एक चीज़ जो है वो पॉप अप करती है कि आप कहीं पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ। बिकॉज मैं जो देखती हूँ क्लिनिक के ऊपर जो लोग आ रहे होते हैं, बच्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट दे यूजुअली कंप्लेन अबाउट दिस कि जी हमारा कनेक्शन ही नहीं बन पाता, हमारा वो जो स्पाउसल रिलेशनशिप वाला टाइम होना चाहिए, हमारी वही चीज़ें नहीं होती। अब वो चीज़ें जब एब्सेंट होना शुरू हो जाती हैं तो फिर लोग उसको बाहर सीख करना शुरू कर देते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ चले जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मैं ये समझती हूँ कि आपको जैसे कि रिलेशनशिप सबसे इम्पॉर्टेंट है सब रिलेशनशिप्स में, इसी तरह से आपको इस रिलेशनशिप की नीड्स को भी सबसे इम्पोर्टेंट समझना चाहिए, और आपका ये रिलेशनशिप आपकी टॉप प्रायोरिटी रहना चाहिए हमेशा। यानी आपने अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस देनी है और आपने अपने शोहर को इम्पोर्टेंस देनी है। तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि वो जो हम बात कर रहे हैं ना अभी के लोग बाहर क्यों जाना शुरू होते हैं, लोग इस वजह से बाहर जाना शुरू होते हैं कि आपका स्पाउस आपकी नीड्स को आपको उस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा जिस तरह से वो बच्चों को, घर को और बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहा है। ऑफ कोर्स एक स्टेज जरूर आती है जब बच्चों को माँ बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं होना चाहिए, मगर जब भी आपको एक टाइम मिले तो जस्ट रन टू ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ भागें, एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करें कि चलो हमें ये आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मिल गए, वी शुड स्टिक टुगेदर, इसमें हम अपना कुछ टाइम करें, हम अपनी बातें करें, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। हमारे यहाँ पे ये होता है कि बीवी को घर के काम नहीं भूलते और आदमी को ये लगता है कि जी ये तो मैं घर आता हूँ तो बिजी होती है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता। तो जब आपका पर्पस एक होता है ना, मसलन आपने एक अपना पॉइंट रखना है जहाँ पे आपने पहुँचना है। हमारे यहाँ पे स्पाउसेस जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहे होते हैं, बीवी को कुछ चाहिए, कंपेंशन और पैशन, और वो इस तरह नहीं है कि वो खैर ये कोई इतनी मॉडर्नाइज सोसाइटी तो है नहीं, रहना तो हमने इसी सोसाइटी में है, तो इस्लामिक वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिस्पेक्ट एंड लॉयलिटी इज़ द, आई थिंक दैट्स द मोस्ट करेक्टरिस्टिक वैल्यू जो कि एक पार्टनर में आपको देखनी चाहिए। लेकिन यही है, डॉक्टर ताहिरा रुबाब जैसे एक्सपर्ट हैं जो इस सोसाइटी के अंदर हमें गाइड करने के लिए मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।